जिगर की धड़कने हैं बेटियां। बेटा यदि टुकड़ा लहू का, बेटा यदि टुकड़ा लहू का, लहू की रंगतें हैं बेटियां। बेटा तो संतृप्त करता माता पिता को, बेटा तो संतृप्त करता माता पिता को, मृत्युपरांत पर जीते जी संतृप्त करती वे धारणाएं हैं बेटियां, वे धारणाएं हैं बेटियां। 30 का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है। 30 का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है बेटियां। मत करो अपमान इनका, मत करो अपमान इनका, स्वाभिमान है ये बेटियां, अभिमान है ये बेटियां, स्वाभिमान है ये बेटियां, अभिमान है ये बेटियां। आगे की बात मैं आरंभ करते हुए आप लोगों से अपनों से अपनी बात कहूँगी, क्योंकि आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं वह अभी क्या है, आपका युवावस्था है ना। और ये जो युवावस्था है वो आपका जीवन का स्वर्णिम काल है, स्वर्ण काल है आपका। आप अपने घरों में जिस प्रकार से एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक माँ के रूप में हम अपनी भूमिका को जानते हैं, है ना। पर भविष्य में क्या होगा, आप अपनी भूमिका एक पत्नी के रूप में, फिर पत्नी के आगे आप एक माँ के रूप में अपने को समाज में विकसित करेंगे और पुष्पित प्रज्वलित करेंगे। तो हम ये जाने कि हमारी जो भूमिका है वो समाज में क्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी ही होती है जो पूरी घर की धुरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे घर में किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो सबकी फरमाइश किसके ऊपर होती है, अपने माँ के ऊपर, है ना। मम्मी हमें ये सामान दो। सास ससुर की जो आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हो करती है, पति की आवश्यकता की पूर्ति होकर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे घर की जो केंद्र बिंदु होती है वो नारी होती है। और नारी हमें अपने इस नारीत्व के गुणों को जानना और हमारे अंदर जो दैवी गुण भरे हुए हैं उनको भी विकसित करना, यही कन्या कौशल शिविर में आपको सिखाया जाएगा। आज क्या है, समाज में हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वह बहुत सारे विकृतियों से भरा पड़ा है। और यदि हम छोटी छोटी बातों पर देखा जाए तो कोई भी चीज़ का जब विश्लेषण किया जाए तो उसमें ये बात सामने आती है कि कहीं हम जाते हैं मान लो, तो थोड़ा सा उसमें ये देखने को मिलता है कि यदि छोटा बच्चा है और कुछ गलत काम कर दिया तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, अरे आपकी माँ ने आपको यही सिखाया है ना, ऐसा बोला जाता है। तो सारा दोष किसके ऊपर आता है, सबसे पहले किसके ऊपर उंगली उठती है, माँ के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो केंद्र बिंदु है वो नारी है। और हम अभी युवावस्था से लेकर के अपने मातृत्व के जब चरमोत्कर्ष पर हम पहुंचेंगे, उस वाले रूप में जब हम पहुंचेंगे, तब हम अपने आप को इन सभी गुणों के रूपों में विकसित करते जाएंगे। तब हमारा जीवन जो है वो कन्या जीवन के रूप में धन्य होगा और विकसित भी होगा। मैं यहाँ एक प्रश्न करूँगी कि आप लोग अधिकांश ऐसा देखते होंगे हमारे समाज में कि हमारा जो एक वर्ग ऐसा है, हम लोग अपने घरों में या तो फिर अपने आसपास के वातावरण में ऐसा देखते हैं कि कुछ घर में ऐसा होता है कि यहाँ बेटियों को बड़ा लाड़ दुलार से, बड़े प्यार से रखा जाता है ना। उनके यहाँ ये कहा जाता है, अरे ये तो मेरी बेटी जो है वो बेटा है, बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला जाता है, ये मेरा राजकुमार है। और ऐसा सुनते ही फिर बेटियां क्या करती हैं, बेटों का जैसा आचरण और व्यवहार को अपनाना शुरू कर देती हैं। और वो फिर अपना बेटों का जो शौर्य होता है ना, शौर्य पराक्रम, और उसी का अनुरूप अपना रहन सहन उनको
जिस घरों में या घर के आसपास हम ऐसा वातावरण देखते हैं जहाँ कि महिलाएं अधिकांश फैशन परस्ती होती हैं और वो अपने आप को भी फैशन की दुनिया में रखती हैं और बिल्कुल अपना वैसा ही सोच अपनी परिवार में रहने वाली बेटियों को भी करती हैं कि मेरी बेटी को सब कुछ आना चाहिए, और इस प्रकार से वह भी उसी माहौल में ढलती हुई एक फैशन की गुड़िया बनकर रहना पसंद करती है। तो इस प्रकार से वह अपने आप को फैशन तक ही सीमित रहती है। फिर एक हम ऐसा रूप भी देखते हैं समाज का कि एक परिवार या परिवार के आसपास के लोग ऐसे भी होते हैं जो कि न तो उनको फैशन से कोई मतलब है और न ही वो लड़कों से भी कोई बराबरी करना चाहिए। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हैं और अपने अस्तित्व को न तो वो जानने का प्रयास करती हैं, न खुद में कोई काम करने की रुचि लेती। बस हम तो लड़की हैं और हमारा यही काम है, बस हमारे मम्मी पापा ने जो कह दिया उसको करना है, जिसके द्वारा जो कहा गया है बस उसको करना है, आगे की कुछ नहीं सोचना। तो इस प्रकार की जो तीसरी भावना वाली लड़कियां हैं, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3 कैटेगरी में हमारा जो समाज है बटा हुआ है और हमारी जो बेटियां हैं वह भी अपने आप को इसी 3 रूपों में बांट करके रखती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ और महसूस किया होगा कि हमारे जो घरों में जो पुरुष वर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, ये लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो उनको कहा जाता है क्या, घर के द्वारा आप लोगों ने कभी सुना है कि बेटा जल्दी आना, शाम होने से पहले आ जाना, देर रात तक बाहर नहीं रहना, ऐसा कहा जाता है ना? पर हम बेटियों के लिए कहा जाता है ना आशा, जरा भी समय में नहीं पहुंचे तो माँ पिता को चिंता हो जाती है ना? और हम लोगों ने कभी भी बेटियों को किसी भी दुकान या ढाबे के सामने खड़े होते देखा है क्या देर रात में, है ना? बेटे लोग खड़े रहते पर उनको कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी क्या मर्यादा है, हमारी गरिमा क्या है, हमको देवी कहा जाता है। इस आभान को हमारे अंदर हम महसूस करते हैं और उसके कारण हम इस सब कृत्य को नहीं करते। घर में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भाई है बहन है वहाँ अधिकांश जगह पर ये देखा जाता है कि बेटियों को थोड़ा सा कम आंका जाता है। किसकी अपेक्षा? बेटों की अपेक्षा, है ना? आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। जब पढ़ाई की बारी आती है तो बेटों को उच्च दर्जे की शिक्षा दी जाती है और बेटियों को अरे यह तो पराया धन है, यहाँ पढ़ाएंगे तो अपने ससुराल में जाकर वो वहीं की हो जाएगी, ऐसा सोच करके उसको कम पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मनमुटाव और मतभेद का भाव कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारे ही परिवार से, है ना? ये तो हो गया शिक्षा की बात। इसी प्रकार से खान पान में भी यही भेदभाव वाली बात आती है कि ये तो मेरा बेटा है, यह कुल को रोशन करने वाला है, ऐसा करके उसको दूध पीने के लिए दिया जाएगा और खाने पीने की भी अच्छी उसकी व्यवस्था की जाती है। और उसके विपरीत घर में जो बेटी है उसके लिए उसकी अपेक्षा कम किया जाता है। तो इस प्रकार की जो मतभेद वाली बात है ये कहाँ से आती है? परिवार से। किसके द्वारा किया जा रहा है? माँ के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उस माँ को उस समय ये मालूम नहीं था कि जब वो आपकी उम्र में थी, जब वो युवावस्था में थी तब वो इस प्रकार के कन्या कौशल शिविर में न तो भाग लेती थी, न उनको इस तरह के कोई विचार संदेश पहुंचाए जाते थे। इसलिए उनको कोई दिशा देने वाला नहीं था, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करती थी बेटा और बेटी। लेकिन आप ऐसे बढ़िया शिविरों को अटेंड करनी है, आपको हमारे युग ऋषि के संदेश परोसे जाएंगे जिनके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि आज समाज में सब एक बराबर है। क्योंकि घर में नर और नारी होते हैं, है ना? आप लोगों ने गाड़ी देखा होगा, गाड़ी का यदि एक पहिया खराब हो जाएगा तो गाड़ी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, है ना? उसके लिए क्या करना होगा? गाड़ी के दोनों पहियों
आपको बढ़िया रहना होगा, तब गाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। तो इसी प्रकार से ये जो भेदभाव वाली बात है, यह हमारे माताओं के द्वारा, नारी के द्वारा, स्त्री के द्वारा किया जा रहा है। और इन्हीं सब भावनाओं को आपको समझना है यहाँ, कि हम भविष्य में एक पत्नी के रूप में रहेंगे, एक माँ के रूप में रहेंगे, तो कैसे इन दायित्वों को हम अपने अंदर उभारते हुए समाज को एक नई दिशा कैसे देना है, ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। ये तो मतभेद वाली बात हो गई। और एक बात यह है कि जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो उसमें हमारे अंदर भगवान ने इतनी असीम शक्ति दी हुई है, इतना हमारे अंदर दैविक गुण भरे हुए हैं, उन गुणों को हम पहचानते नहीं और अपने आप को बस एक कमजोर, दीनहीन समझते हुए, बस मैं तो एक लड़की हूँ, मैं इतना ही करूँगी, मेरे को तो जितना कहा गया है उतना ही करना है, ऐसा भावना हम लोग अपने मन में बैठा लेते हैं। और बैठाने के साथ साथ बस उसी दिशा में कार्य, उससे अतिरिक्त ज़्यादा हम लोग सोचते ही नहीं हैं। तो करना क्या होगा आप लोग को, कि आपके अंदर जो बात है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसको आपको अपने माता पिता से स्पष्ट रूप में कहना होगा कि पिताजी मैं यह भी करना चाहती हूँ। और ऐसे करके आप अपने जो गुण हैं, प्रतिभा है, उनको बताइए, तो वो भी आपके परिवार में उनको समझेंगे और बेटों की तरह ही आपको बिल्कुल उसी के समकक्ष आपको शिक्षा दी जाएगी, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे कि हमारे समाज में हम लोग अधिकांश देखते हैं कि नारी क्या होती है, परिवार की धुरी होती है ना। तो ये जो भावनाएं, जो संकीर्ण भावनाएं होती हैं, वो किनके द्वारा उपजी जा रही है, एक स्त्री के द्वारा, है ना। क्यों? क्योंकि स्त्री जो होती है वो परिवार का निर्माण कर रही है, परिवार से फिर क्या बन रहा है, हमारा समाज, और समाज से क्या बन रहा है, हमारा देश बन रहा है, और देश से फिर विश्व बनेगा। तो समाज और परिवार और इन सब की केंद्र बिंदु में जब नारी है, तो नारी को अपना गौरव, अपना जो मूल स्वरूप है, उसको पहचानना बहुत आवश्यक है। इसी के द्वारा ही हम अपनी जो छवि है उसको हम बना सकते हैं। तो समाज में हमें आगे बढ़ना है, समाज को हमें गौरव प्रदान करना है, तो हमारे, यदि हम भारत के मूल इतिहास में जाएं, तो हमारे भारत में ऐसी बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं हुई हैं, जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आश्चर्य से भर जाएंगे। आप लोगों ने, हमारे भारत में एक भारतीय महिला थी जो बड़ी ही विदुषी थी, उनका नाम सुना होगा, भारती, भारती नाम था उनका। एक समय की बात है, भारती जो थी वो मुंडन मिश्र की पत्नी थी, और आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों के बीच एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था। अब दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने जा रहा था, तो वहाँ पर प्रश्न ये उठा कि जब दोनों के दोनों शास्त्रार्थ करेंगे तो इनका निर्णायक कौन होगा। तो निर्णायक किसे बनाया जाता है, जिसको हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में ज्ञान हो, है ना, ज्ञान से वो परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को निर्णायक बनाया जाता है। तो वहाँ पर देखा कि यहाँ जो नर मिश्र की पत्नी है वो बहुत ही ज्ञानवान विदुषी नारी है, और उनको निर्णायक बनाया गया। अब दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ, तो कुछ समय बाद जो मंडन मिश्र थे वो कमजोर पड़ने लगे, और आदि गुरु शंकराचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने शंखनाद करना शुरू कर दिया कि मेरे जो गुरु हैं वो विजयी हुए। तो जैसे ही शंखनाद शुरू हुआ, तो मुंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, वह बोली कि ठहरो, एक पति जब तक नहीं हार मान लेता, जब तक कि उसकी पत्नी हार न मान ले। और ऐसा करके उसने अपने पति के स्थान पर स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करना शुरू किया, और ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को 6 माह का समय मांगना पड़ा।
उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो हमारा भारत का गौरव देखिए, ऐसी महान विदुषी नारियों से भरा हमारा भारत देश, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करती हैं और अपने गुणों का बखान करती हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में और भी बहुत सी विदुषी महिलाएं हैं, जैसे अभी दीदी ने नाम बताया था, गार्गी, मदालसा, ये सब क्या है, पूरे वीरों की खान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ले लीजिए, और आप लोगों ने अहिल्या का नाम सुना, देवी अहिल्या का सुना है? वो क्या करती थी, वो जब भी अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जब भी कोई निर्णय उनको लेना रहता था तो वो अपने हाथ में शिव का लिंग लिए हुए रहती थी और निर्णय लेती थी। और हमेशा वह अपने एक हाथ में माला भी लिए रहती थी तो एक हाथ में भाला भी लिए रहती थी। जब उसके राज्य के ऊपर आक्रमण होता था तो तुरंत भाला लेकर के अपने राज्य को भी संभालने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से वो अपने राज्य की भी रक्षा करती थी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी वह बहुत उन्नति करती। इसी प्रकार से अपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, है ना? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जब संकट आया, जब उसके राज्य को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया, तब उसने क्या किया, उसने अपने 1.5-2 माह के बच्चे को पीठ पर बांध करके और दोनों हाथ में तलवार लिए और घोड़ों की नाल को अपने मुंह पर दबा करके ऐसे मैदान पर निकली, और जब तक उसके श्वास में श्वास था वह लड़ती रही और अंग्रेजों से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और अंत में लड़ते लड़ते वह अंग्रेजों के सामने न झुकी न गिरी और भले ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ऐसी वीरांगनाएं हमारे भारत की शान रही हैं। तो ये सब सुनाने का मतलब क्या है कि आपके अंदर भी वही, चाहे वो आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे अंदर भी वो साहस भरे हुए हैं। और हमारे अंदर जो ममत्व के जो गुण है वो क्या क्या है। एक नारी के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, जिन्होंने भगवान ने हमको प्रकृति प्रदत्त दिया है, वो क्या है, दया, करुणा, ममता। इन सब चीज़ों को हमारे अंदर वात्सल्य, भाव, संवेदना, इन सारे दैवीय गुणों को भर करके हमें माँ भगवती ने हमें यहाँ भेजा है। तो उन्हीं गुणों को उजागर करने के लिए, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानने के लिए आज आपको यहाँ एकत्रित किया गया है। आप उन शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की उन भावनाओं को जागृत करें और जागृत करने के बाद हम उस दिशा में कार्य करें। तो एक श्रेष्ठ, अभी मैं बताई ना एक मतभेद वाला बात, तो मतभेद क्यों हो रहा है कि उस समय उन माताओं को या उन स्त्री को उस समय वह शिक्षा नहीं मिली, लेकिन आज आपको इन शिविरों के माध्यम से और ऐसे ही अन्य और कई शिविरों के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे ज्ञान बताए जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको विषय से परिचित कराया जाएगा कि आप अपने शक्ति को पहचानने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इस समाज में क्यों आई हूँ, मेरा जन्म आखिर क्यों हुआ है। ये प्रश्न आपके अंदर होना चाहिए और इन्हीं प्रश्नों को जब आप अपने अंदर जगाएंगे तब आप पाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर और उसके हिसाब से फिर आप अपना कार्य क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। तो बेटियों, कहने का मतलब ये है कि एकदम से हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ऐसी बात है क्या? हम जब किसी छत में चढ़ना चाहेंगे तो एकदम से छलांग मारेंगे या सीढ़ियाँ लगा हुआ तो सबसे फर्स्ट सीढ़ियाँ पे और सबसे लास्ट ऊपर वाली सीढ़ियाँ में पैर रखेंगे तो चढ़ जाएंगे क्या? नहीं, एक एक सीढ़ियाँ के एक एक पायदान में हमको पैर रख करके ऊपर चढ़ेंगे, है, तभी हमें सही रूप में हमको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए हमें अपने घर के वातावरण से क्या करना होगा, हमारे अंदर जो भाव संवेदना है उसको जगाने के लिए कि हमारा जो अभी का जो स्वरूप है वो कन्या रूप में है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हम एक पत्नी के रूप में होंगे, एक माँ के रूप में हमको दायित्व संभालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप अभी से अपने घरों में आप रहते हैं तो अपने माँ के साथ, अपने घर वालों के और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ
घर के छोटे छोटे कामों में आप हाथ बटाइए, है ना। आपके माँ जैसा काम करती है, जैसे छोटा छोटा काम हो गया घर के घरेलू काम आपकी माँ करती है, आपकी बड़ी दीदी करती है, बुआ करती है, तो आप भी उसमें हाथ बटाइए, छोटा छोटा काम करिए। इसमें क्या होती है, मिलनसारिता का गुण हमारे अंदर विकास होता है ना। कार्य करने की आदत बनती है इससे। जैसे हल्का सा झाड़ू पोछा का ही काम कर दीजिए। ऐसे प्रकार से छोटे छोटे कामों में हम अपने आप को बटाएं। ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ रही हूँ तो दिन भर पढ़ते रहें, माँ उधर काम अकेले करते जा रही है, हम उसका सहयोग न करें, ये भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर आपके अंदर आध्यात्मिकता का भी विकास होना चाहिए अभी से, इसी उम्र से। ऐसा नहीं कि वो जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, ये वाली भावना नहीं आनी चाहिए। हमारे घरों में हमारी माँ सुबह शाम संध्या वंदन होता है, उस संध्या वंदन में हम भी शामिल हों। यदि हमारी माँ करती है तो उसके साथ साथ करें। यदि वो किसी कारणवश बाहर गई है तो उसके अनुपस्थिति में हम सुबह और शाम दोनों समय दीप जलाएं। और आप अपने घर में जो अपने इष्ट को मानती हैं उसका आरती करें, चालीसा करें, और इस प्रकार से घर का आध्यात्मिक वातावरण बनाएं। और एक चीज़ और है बहनों, क्या वो कि आप अपने घरों में बलि वैश्व देव यज्ञ परंपरा को अवश्य अपनाएं। आप लोग खाना बनाती हैं ना सब कोई, हमारी माताएं भी बनाती हैं, उनके अनुपस्थिति में हमें भी बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा, भोजन बनाते हैं तो भोजन को बिल्कुल ऐसे ही बनाने के बाद खाना नहीं है, उसको सबसे पहले क्या करना है, संस्कारित करना है, उसको प्रसाद बनाना है, और प्रसाद बनाने के बाद उस भोजन को हमको ग्रहण करना है। तो उससे क्या फायदा होगा, हम स्वयं संस्कारवान बनेंगे और हमारे घर में जो अन्य छोटे भाई बहन हैं, हमारा पूरा घर का वातावरण दैवी बनता चला जाएगा, हम आध्यात्मिक गुणों से भरते चले जाएंगे। तो ये परंपरा आपको करनी है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने गुणों का विकास कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है कि जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं अब तो बहुत काम करना पड़ेगा, ऐसा करके चुपके से खिसक लेते हैं। कई घरों होता है ना ऐसे कि माँ संभाल लेगी ऐसा कर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना माँ का, अपनी बड़ी बहन का, उनका साथ देना है, काम को मिलजुल करके करना है। इससे हमारे अंदर काम करने की, हम तो काम के प्रति जागरूक तो होंगे ही, काम को सीखेंगे, वो तो है ही, लेकिन जब कोई हमारे यहाँ आते हैं तो अतिथि देवो भव, इस भावना से हमें आतिथ्य करना चाहिए, जिससे जो हमारे घर में अतिथि आए हैं उनसे हम बातचीत करें, अपना भी सुने, उनका भी सुनाएं। ऐसा करके उनसे एक घर का बढ़िया खुशनुमा माहौल तैयार करें। इस प्रकार के सब गुणों को करने से हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास धीरे 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 होता चला जाएगा। और यही दैवी गुणों का विकास आपको कब काम आएगा, ये जब आप कुछ समय के पश्चात अपने नए घरों में जाएंगे। क्योंकि बेटियों को कहा जाता है ना, ये दो गुणों को तारने वाली है ना। जब माँ के घर में रहती है तब आप बेटी के रूप में, और ससुराल जाती है तब गृह स्वामिनी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में आपको पूजा जाता है। तो दो गुणों को तारने वाली आप हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घरों के वातावरण को यदि दैवी और स्वर्गीय बनाते चले जाएंगे तो आपका जो पत्नी वाला स्वरूप है, आपका जो भविष्य में माँ वाला जो स्वरूप है, वह बहुत ही सुखद होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ कुछ इसमें अनभिज्ञ थे। तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीज़ों को हम अभी से जान रहे हैं। साथ ही हम ज्ञान विज्ञान के माध्यम से अपने, अभी आप लोगों को एक पूरा क्लास चलेगा, उसमें संस्कार के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें पुंसवा संस्कार भी क्या होता है, कैसे होता है, ये लड़कियों के लिए क्यों फायदा है, बेटियां इसमें क्या सहभागिता दे सकती हैं, इन सब चीज़ों पर भी आपको विधिवत बताया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखें और इनको सीखते जाएं, करते जाएं, तो हम अपने उस
दैवी गुणों को धारण करते हुए अपने आप को समाज में एक नई दिशा देने के लिए और देश को आप जैसे बेटियों की पहचान छाप छोड़ने के लिए ये सब कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आपको इस शिविर में आए हैं तो क्या संकल्प लेना है आपको कि मैं जब इस शिविर से जाऊंगी तो मैं अपने जैसे और कम से कम 25-30 लड़कियों को ऐसे शिविरों में आने के लिए प्रेरित करूंगी और इन शिविरों में जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं उन सभी आदतों को, गुणों को मैं आत्मसात करूंगी और अपने घर में जाकर के अपने परिवार के लोगों को बताऊंगी। और इस प्रकार से जो नारी की दिव्य गुण होते हैं, जो उनकी ऊर्जा होती है, उनको पहचानते हुए हम अपने इस युवावस्था के स्वर्णिम काल को और अच्छे से समझे, जाने और इन्हीं सब भावनाओं के साथ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले गायत्री माता की जय, भारत माता की जय। अभी आपसे बातचीत की गई, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। आपके मन में ये प्रश्न तो नहीं उठ रहा है, अरे यार ये बताने के लिए हम लोग को बुलाया है कि तो हमको पहले मालूम है माँ के साथ बर्तन मांजना चाहिए, घर में झाड़ू लगाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों को बताते हैं, ये तो हम सबको मालूम है। जरूर मन में कहीं ना कहीं तो आएगा, मेरे को पता है ना आपकी साइकोलॉजी आएगी। अब ये बताइए कितने बच्चे ये करना चाहिए, चाहिए तो सब जानते हैं ना, वो तो आकाश के तारे तोड़ करके लाना चाहिए, चाहिए में तो भी आता है। अब चाहिए करता कौन है, मतलब इस बात से, हाँ बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया। करता कौन है इस बात से मतलब है। अच्छा क्यों करना चाहिए, ये जरूरी, क्यों करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो कन्या अपनी किशोरावस्था में ये सब काम करेगी, उसका स्वरूप निखर करके वैसे ही बनेगा जब वो दूसरों को भी तरनतार करने वाली हो। एक उदाहरण बता दी, सच्ची घटना बता दी। मेरी पोस्टिंग थी जहाँ पर ये 6-7 साल पहले, वहाँ के बारे में घटना बताऊँ। एक लड़की की, उसके भाई की शादी हुई, बहुत दिनों से सोच रहे थे इसकी लड़की देखना है, शादी वादी, बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई उसकी। मतलब उनको लगा कि मनपसंद लड़की मिली, ठीक है भाई चलो। अब 6 महीना कुछ गुजरा होगा, 6 महीने गुजरने के बाद में फिर उनके अब शुरू हो गए असली रंग। ऐसी होता है, शुरू में तो सब बढ़िया बढ़िया लगता है, इधर वाले को उधर वाले अच्छे लगते हैं, उधर वाले को इधर वाले अच्छे लगते हैं, सबको सब लोग अच्छे लगते हैं, नए नए रहते। तो 6 महीने के बाद में शुरू हो गया और प्रेगनेंसी भी हो गई थी उसको, 2-3 महीने की शुरू हो गई थी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, कहाँ रहना है, अलग रहना है पति के साथ। काहे को रहना है, बस अलग रहना है, क्योंकि ऐसे रहा जाता है। अब इसका क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं, ठीक है। घर में खाना बनाना पड़ता है, 6-7 मेंबर थे, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो मैं इतने लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, मेरे को अलग रहना है। उसके बाद बीच में वो आता है तीजा में वो गई मायके, और महारानी मायके से वापस ही नहीं लौटी। अब पति देव जाते थे लेने के लिए बेचारे, होना तो ये था कि लेने आए तो पहुंचाने आए, लेकिन अब वो आती ही नहीं थी। इधर से खबर जाती थी जब अलग कमरा ले लोगे तो बताना, तब मैं अलग रहूंगी, तब आऊंगी। बड़ी मुसीबत है। दिन गुजरता गया, सच्ची घटना बता रही, दिन गुजरता गया, होली आई। अब ये सोचे कि चलो त्योहार है तो कम से कम मान सम्मान करेंगे, तो लेने के लिए गए, उसको बैरंग वापस लौटा दिए। सिर्फ इस वजह से अलग घर लो, अलग कमरा लो, तब मैं आऊँगी और तब करूँगी। अब आप ये सोचो, ये सब बातें क्यों कही जाती है। अगर वो जैसे जॉइंट फैमिली होती, बड़ा परिवार होता है, छोटे छोटे भाइयों बहनों को देखती, तराशती, सेवा शुश्रूषा करती, घर में 8-10 लोगों को उनकी सेवा करती होती, सबके लिए खाना बनाती, सबके साथ रहने का उसको अभ्यास होता बाय द वे, तो ऐसा करती क्या? कभी नहीं करती, क्योंकि उसका अभ्यास बना हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जिस चीज का अभ्यास बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में बना रहता है बेटा, वो उसके संस्कार में शामिल हो जाते हैं। समझ में आ रही बात?
संस्कार में शामिल हो जाने के कारण वो उनके व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है और वो उनका गौरव भी बन जाता है। उसी आधार पर वो फिर विश्वबंध बनने लगती है, सबकी आंखों के तारा बनती है, सबका गौरव बनती है। तो अभ्यास बड़ी चीज है ना, अभ्यास बड़ी चीज है। अब बोले आध्यात्मिक वो होना चाहिए, जैसे क्या करते हैं, जो बालिका घर में सब काम करती है, अभ्यास बना रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसको ऑफिस में जब नई जगह पे जाकर के काम करती, कहीं ज्वाइनिंग करती है, कहीं जॉब